सबसे पहले राजीव, मैं आपके पास ही आ रही हूं। यहां बीजेपी को टक्कर देने के लिए जातीय जनगणना का दांव बार बार विपक्ष की तरफ से खेला जा रहा है। अब जो ये ताजा एक तरफ, क्योंकि राजीव एक तरफ G20 को लेकर जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जिस तरह से भारत का धमाल देखने को मिल रहा है, और उस बीच ये जिस तरह से क्रिटिसाइज किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, जयराम रमेश ने जो सवाल उठाए हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो G20 के 2 सत्र हो गए, आज तीसरा सत्र होना है। पहला सत्र वन अर्थ पे था, दूसरा वन फैमिली पे था, अब तीसरा वन फ्यूचर पे है। और जिस तरीके से कल G20 लीडर्स डिक्लेरेशन आम सहमति से जारी हुआ, इस सबको एक वैश्विक स्तर पर मोदी सरकार की सफलता मेजबानी की और बेहतर मेजबानी के लिए पूरा देश और मोदी सरकार का नाम इससे ऊंचा हुआ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। इतने बड़े स्तर का वैश्विक आयोजन होना अपने देश में यह गर्व की बात है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कद है, और वो ऑलरेडी इसकी चर्चा होती ही रहती है, तो उसमें और इजाफा ही हुआ है। दूसरी बात ये भी है कि इंडिया गठबंधन का एक असर ये देखने को मिला कि प्रधानमंत्री के नाम के आगे जो बोर्ड लगा था, वहाँ तो आपने भारत देखा। तो ये तो ज़रूर बात है कि इसके पहले के जितने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन थे, वहाँ पर अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री जहाँ बैठते थे सामने वहाँ इंडिया लिखा रहता था। पहली बार इतने बड़े, या पहली बार किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री के सामने जो प्लेट लगी रहती है उस पर भारत लिखा हुआ दिखा है। और ये सिर्फ इंडिया गठबंधन का असर ही माना जा सकता है कि क्योंकि पिछले 2-3 महीनों में यही एक काम हुआ है जिसमें विपक्षी गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रखा है। दूसरे, अगर आप देखें, सारे अंतर्राष्ट्रीय जो माफ़ कीजिए, सारे राष्ट्राध्यक्ष जो यहाँ पर आए हैं, उन्होंने जो भी ट्वीट किए हैं, अभी जो बाइडेन का ट्वीट में देख रहा था वो डिक्लेरेशन के बारे में, तो भी उसमें उन्होंने भारत का जिक्र इंडिया के तौर पर ही किया है। सारे राष्ट्राध्यक्षों ने, अभी तक किसी ने भारत नहीं, हालांकि यूएन की तरफ से सुना है कि ऐसी बात आई है कि अगर ऐसा कोई मांग इंडिया औपचारिक तौर पे करता है तो वो अपने उसका नाम भारत करने में कोई उन्हें गुरेज नहीं है। लेकिन जितने अंतर्राष्ट्रीय जो भी ट्वीट्स राष्ट्राध्यक्षों से या दूसरे राज्यों की तरफ से हुए हैं कल और आज, उसमें सब जगह इंडिया ही दिखा है। अब बात आती है जातिगत जनगणना की। देखिए, मोदी सरकार बनने के पीछे और उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी का उत्थान हुआ है, उसके पीछे ओबीसी वोटर्स की बहुत बड़ी भूमिका है। और ये सरकारें जितनी भी हैं, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, वो कई जातियों के उपसमूह जो है वो बीजेपी के साथ पिछले दिनों, पिछले दशक से, पिछले 10 सालों में वो ओबीसी का एक बड़ा वोट बैंक बीजेपी के साथ जुड़ा है। अगर आप उत्तर प्रदेश में देखें तो बीएसपी के साथ जो ओबीसीज थी, जो ओबीसी की जातियां, पिछड़ी जातियां थी, बीएसपी के साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा टूट करके भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हुई हैं। इसी तरह बिहार में, इसी तरह दूसरे राज्यों में भी आप देखें, प्रधानमंत्री जब 2014 में आए थे, जब अच्छे दिन आने का वायदा कर रहे थे, तब वो अपने आप को भी पिछड़ा कहते थे। तो हिंदुत्व और पिछड़े के कॉकटेल से एक आशातीत सफलता भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों चुनावी पाई है। अब जो इंडिया गठबंधन, विपक्षी गठबंधन बना है, इसमें उत्तर भारत से लेकर के और दूसरी जगहों तक पिछड़ी जातियों के नेता और पिछड़ी जातियों की राजनीति करने वाले नेताओं ने अपना एक गठबंधन बनाया है। और एक मनोवैज्ञानिक दबाव ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस 2024 के चुनाव को धर्म वर्सेस जाति में इसको बांटा जाए, और जातिगत जनगणना उनके लिए एक अमोघ अस्त्र का काम कर रहा है। अब जब ऐसे मुहाने पर देश खड़ा है जिसमें बिहार में हो रही जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक हो सकते हैं, तो इस समय ये बात तेजी से की जा रही है। लेकिन मैं बता दूं, सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है उसमें एक बार G20 से मोदी सरकार फारिग होने के बाद एक अपना भी अचूक शस्त्र लेकर के तैयार है, जो आने वाले 18 से 22 सितंबर के बीच में संसद का जो विशेष सत्र है उसमें ये काम हो सकता है। वो काम क्या है? मोदी सरकार ने 2017 में पिछड़ी जातियों के आरक्षण को लेकर, उसकी समीक्षा को लेकर, उसकी अध्ययन को लेकर, पिछड़ी जातियों में असमानता को लेकर एक रोहिणी कमेटी का गठन किया था। रोहिणी कमेटी दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस रोहिणी की अध्यक्षता में, और उसे 1
साल का वक्त दिया गया था कि आप बताइए कि जो जातियां पिछड़ी जातियों में बहुत पीछे रह गई, जो असमानता है, जिन जातियों को आरक्षण का लाभ अभी तक नहीं मिला, जो जातियां आर्थिक सामाजिक तौर पर अभी तक ऊपर नहीं उठ पाई, उनके लिए क्या सिस्टम बनाया जा, उसमें उप समूह बनाने की कितनी संभावना है, सब कैटेगराइजेशन की, और इसके अलावा तमाम 3 मुद्दों पर रोहिणी कमेटी को ये दिया गया था। इसी जुलाई में रोहिणी कमेटी की रिपोर्ट 6 सालों के बाद, क्योंकि 14 बार के करीब उसका कार्यकाल बढ़ाया गया, कभी 3 महीने कभी 6 महीने, तो इसी 30 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रोहिणी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। और उस रिपोर्ट में सीधे क्षैतिज आरक्षण की उसने सूत्रों के मुताबिक सिफारिश की है, जिसमें कुछ जातियों को 10% के बीच में, कुछ जातियों को 6% के बीच में, कुछ इसी 27 आरक्षण के भीतर आरक्षण की वकालत रोहिणी कमेटी ने की है। और मुझे लगता है कि ये संसद के विशेष सत्र में मोदी सरकार अपना ये दांव खेल करके रहेगी और जातिगत जनगणना का काट उन्होंने ढूंढ लिया है। मुझे लगता है G20 सम्मेलन से खत्म होने के बाद जो संसद का विशेष सत्र है, उसमें एक एक मुद्दे जिस पर घेरने के लिए विपक्ष तैयार है, मोदी सरकार भी अपना शस्त्र लेकर के तैयार है। तो अब ये टकराहट 18 सितंबर जिससे जो शुरू होगी वो मई तक लोकसभा चुनाव तक जाएगी। बिल्कुल, तो बहुत ही दिलचस्प होगा आने वाला समय G20 के बाद जब ये विशेष सत्र शुरू होगा, क्योंकि अभी सिर्फ अजम्पशंस हैं, स्पेकुलेशंस हैं, सिर्फ अटकलें ही लगाई जा रही हैं कि आखिर होगा क्या। और एक दाव और चल सकती है, वो राजीव, वो आपने हमें बता ही दिया है। चलिए इसी से हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राजनीतिक मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर।